Hello everyone, I am Mehak and today we are going to start our unit that is Money and Banking of class 12th Macroeconomics. और in this video we are going to cover our money portion कि मनी किस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस तरीके से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया मनी हमारी लाइफ में, किस तरीके से मनी आया हमारी लाइफ में, इंट्रोड्यूस हुआ हमारी लाइफ में। एकदम से मनी नहीं आ गया था, मनी जो है एक दो स्टेप्स के बाद आया था। सबसे पहले कुछ और था, फिर कुछ और था, देन हमारे पास मनी इंट्रोड्यूस हुआ था, तब हमारे पास मनी आया था। सो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि मनी किस तरीके से आया हमारी लाइफ में और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया हम सबकी लाइफ में। विदाउट मनी तो हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहेंगे। मनी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब हमारी लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले हमारा आता है एवोल्यूशन ऑफ मनी। एवोल्यूशन ऑफ मनी में वही अब मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि किस तरीके से मनी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। मनी एकदम से तो आ नहीं गया था, एकदम से मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। मनी का इन्वेंशन कैसे हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया था कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी कैसे था, जैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें, जैसे विलेजेस वगैरह में अब भी देखा जाता है, जैसे फर हो गया, ग्रेन, स्वीट्स, ये सब बहुत सारे उनके लिए लग्जरीज आइटम्स में इंक्लूड होता था। सो जब उनके पास ये सारी चीज़ें होती थी, लाइक फर, स्किन्स हो गए किसी एनिमल की, सॉल्ट, राइस, वेट, यूटेंसिल्स या और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ये इन चीज़ों को, इन कमोडिटीज़ को, इन गुड्स को वो लोग मनी की तरह यूज़ करते थे, मनी की तरह यूज़ करते थे। सो जब वो मनी की तरह इसको यूज़ करते थे तो इसको वो दूसरे किसी गुड के लिए एक्सचेंज करते थे। अपना जो उनके पास गुड होता था वो, और जो उनको नीड होता था वो उसके साथ उसको एक्सचेंज कर लेते थे, अपने उस गुड्स को। सो ये जो था इसको एक नाम दिया गया था बार्टर एक्सचेंज का, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कि बार्टर एक्सचेंज होता क्या है। सो ये जो था कमोडिटी मनी, ये चीज़ होता था, बट ये उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा ऐसे सामान को रखना बहुत ज़्यादा, एक तो स्पेस लेता था, उतना वेयर हाउस नहीं होता था, सेकेंडली चीज़ें ख़राब होने का डर होता था। सो तब और ये आगे फिर यूज़ नहीं कर पाते थे इन चीज़ों को, सो इसलिए ये उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क नहीं किया था। अभी हम इसके लिमिटेशंस वगैरह सब कुछ देखेंगे आगे की वीडियो में। नेक्स्ट इसको रिप्लेस किया मेटेलिक मनी ने। मेटेलिक मनी क्या था, जैसे कि लोगों के पास गोल्ड्स के, सिल्वर्स के जो कॉइन्स आने लगे, सो वो उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी वगैरह परचेज़ करने लगे। सो ये जो था हमारा मेटेलिक मनी था, बट स्टिल ये भी उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं किया गया। देन हमारा आया पेपर मनी, जो कि अभी भी हम यूज़ करते हैं। 2000 के नोट्स हो गए, 500 के हो गए, 100 के हो गए, 10 रुपी नोट हो गया। सो ये सारे हमारा पेपर मनी हो जाता है, जो कि हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। हमारा जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होती है वो सिर्फ आरबीआई के हैंड में होती है, उसके अलावा कोई भी बैंक या कोई भी नॉर्मल हमारा प्रिंट नहीं कर सकता है मनी। वो भी जो है, क्या नाम है, आरबीआई है, वो भी हमारा करेंसी इस ऐसे ही यूं ही प्रिंट, जब उसका मन करे ऐसे ही प्रिंट नहीं कर पाती है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होते हैं, उनको आगे जवाब देने पड़ते कि क्यों वो मनी प्रिंट कर रहे हैं, परमिशन लेनी पड़ती, तब जाके प्रिंट होती है करेंसी। सो वैसे मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि पेपर मनी जो है वो आरबीआई, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, प्रिंट करती है करेंसी को। देन ये तो हमारे पास चल ही रहा है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट मनी भी आ गई। मोस्टली पेपर मनी और क्रेडिट मनी एक साथ ही आई। क्रेडिट मनी ये था कि हम लोग बैंक्स में अपना पैसा सेव कर देते थे, लाइक उसको चेक्स के थ्रू विड्रॉ करवा लिए या डिपॉजिट कर, तो ये सारा हमारा क्रेडिट मनी हो जाता था। देन अब हमारे पास प्लास्टिक कार्ड्स हैं। प्लास्टिक कार्ड जो आप एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स ये सब यूज़ करते हो, ये आपका प्लास्टिक कार्ड्स में आ जाता है। आई होप आपको एवोल्यूशन ऑफ मनी क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हमारे पास मनी का इन्वेंशन हुआ, हमारे पास मनी किस तरीके से आया था हमारी लाइफ में और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया हम सबके लिए। नेक्स्ट आप लोग अब देख रहे हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है पहले वो देखते हैं। आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे, सबसे आगे एक बॉय है और एक गर्ल है। बॉय जो है बुक्स दे रहे हैं उसे, और गर्ल जो है उसके बदले उसे बनाना ऑफ़र कर रहे हैं।
सो यहाँ पे मतलब बॉय को बनाना चाहिए और गर्ल को वो बुक्स चाहिए। सो वो लोग जो हैं अपना आपस में ही एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को। ठीक है, पीछे आप दो बॉयज़ को देख रहे होंगे, बॉय हैं, अंकल हैं, वटेवर। एक टीवी है और साथ में उनके पास दूसरे के पास नॉनवेज चिकन टाइप है, मटन टाइप है, वो आपस में उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। सो ये चीज़ जब अब दोनों के पास ही क्या है, कमोडिटीज़ हैं, पैसा तो नहीं है, पेपर वर्क नहीं है यहाँ पे, पेपर मनी नहीं है यहाँ पे, क्या है दोनों के पास, दोनों इंडिविजुअल्स के पास ही कमोडिटीज़ है कुछ ना कुछ। सो जब भी हम कमोडिटीज़ को, गुड्स को, जब भी हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं गुड्स के बदले, जब भी हम गुड्स को गुड्स के बदले, किसी कमोडिटी को कमोडिटी के बदले एक्सचेंज करते हैं, सो हम उसे नाम देते हैं बार्टर एक्सचेंज का, बार्टर सिस्टम का। क्या नाम देते हैं? बार्टर सिस्टम का। जैसे आप सबके पास देख लो कुछ ना कुछ गुड्स ही हैं उनके पास एक्सचेंज करने के लिए। जो गुड उन्हें चाहिए वो किसी के पास है, और जो चीज़ उन्हें देनी है वो उनके पास है कि मैं इसके बदले वो चीज़ लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। सो वो चीज़ हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। वही अभी मैंने आपको बोला कि गुड्स का गुड्स के साथ एक्सचेंज होना, कमोडिटीज़ का कमोडिटीज़ के साथ एक्सचेंज होना। फिर एक इकनॉमी हो जाती है, हम लोग भी एक इकनॉमी में हैं जहाँ पे अब तो पेपर मनी खैर है, जहाँ पे डायरेक्ट बार्टर होता था, एक्सचेंज होता था गुड्स और सर्विसेज का, उसको एक बार्टर इकनॉमी बोलते हैं, या फिर कमोडिटी टू कमोडिटी इकनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्टर इकनॉमी। बार्टर इकनॉमी वो होती है जहाँ पे बार्टर सिस्टम होते हैं, जिस इकनॉमी में बार्टर सिस्टम होता है, जिस इकनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, वो हमारी बार्टर इकनॉमी होती है। अब इसका एग्जांपल एक, जैसे अगर मुझे किसी से वीट चाहिए, या मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बदले मुझे लाइक किसी ने वीट दे दी, ग्रेन दे दी, राइस दे दिए, ये कुछ भी उनके पास जो भी चीज़ है वो लोग मुझे वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे जिस चीज़ की मुझे नीड है, जो चीज़ मैं भी चाहती हूँ वही मैं उनसे लूँगी ना। मैं भी अपनी सर्विसेज तभी प्रोवाइड करूँगी जब सामने वाले बंदे के पास कुछ होगा जो मुझे नीड होगी। मैं ऐसे ही हर किसी को नहीं दे दूँगी। सो इसलिए ये बार्टर एक्सचेंज में प्रॉब्लम होने लगी। अब प्रॉब्लम क्या आने लगी वो देखते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अभी मैं आपसे वही डिस्कस कर रही थी कि सामने वाले पर्सन के पास भी वही चीज़ होनी चाहिए जो मुझे चाहिए, और मेरे पास भी वही चीज़ होनी चाहिए जो सामने वाले को नीड हो। सो ऐसे अब ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी कि सामने वाला ऐसा कोई पर्सन ही होना चाहिए जो मेरे पास सामान हो और उसके पास वही सामान हो जो मुझे नीड हो। सो यहाँ पे इसीलिए ये चीज़ प्रॉब्लम आ गई बार्टर सिस्टम में, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, कि ज़रूरी नहीं होता था कि सामने वाले पर्सन के पास और हमारे पास हम दोनों की मैच होती हो, हमारी लाइक या डिसलाइक्स वगैरह जो भी था, हमारी जो लाइक्स थी या हमें जो चीज़ चाहिए होती थी, हमारी वांट्स जो थी वो नेक्स्ट वाला बंदा जो सामने वाला पर्सन है वो हमारी फुलफ़िल कर पाए, वो हमारी सेटिस्फाई कर पाए वांट्स को। सो ऐसा नहीं हो पाता था। सो यहाँ से हमारी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की एक ये लिमिटेशन बन गई कि जो हमारी वांट्स थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था फाइंड करना जो सामने वाले पर्सन को नीड हो वो हमारे पास हो, और जो हमें चाहिए वो सामने वाले पर्सन के पास ही हो। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ कार? अब मैं अगर नॉर्मल से क्वेश्चन पूछूँ लाइक ये कार कितने की है, सो अब इस टाइम पे मुझे एक आंसर मिल जाएगा लाइक सपोज ₹5 लाख की है, ₹10 लाख की है। मुझे एक पर्टिकुलर आंसर मिल गया इसका कि हाँ इसकी एक ये पर्टिकुलर वैल्यू है, इसकी एक ये कॉमन वैल्यू है। बट बार्टर एक्सचेंज में हम लोग ऐसी वैल्यूज़ नहीं लगा पाते। अब ये हॉर्स कितने का है अब ये नहीं पता होता था हम लोगों को। सो यहाँ पे ये एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की यहाँ पे प्रॉब्लम आने लग गई कि हमें इस सिस्टम में जो था कि कार कितने टर्म्स में है, मतलब कि एक कार जो है, लाइक सपोज मेरे पास एक कार है, आप लोगों के पास एक हॉर्स है, लाइक सो कितने अब ज़रूरी नहीं है ना कि मेरे पास जो कार है, मेरे पास अब कोई महंगी वाली कॉस्टली कार है, अब आपके पास जो हॉर्स है वो नॉर्मल से एक हॉर्स है। सो अब मेरी कार जो है मुझे ज़्यादा कॉस्टली लग रही होगी, मेरी कार की ज़्यादा वैल्यू लग रही होगी मुझे आपके हॉर्स के मुकाबले। सो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम हो जाती है, अब मैं कितने हॉर्स आपसे एक्सचेंज करूँ अपनी एक कार के बदले? मेरी एक कार जो है कितने क्या वैल्यू रखती है आपके हॉर्सेस के आगे? सो ऐसे करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। सो यहाँ पे एक लिमिटेशन बन गई लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की।
नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर पेमेंट। नाउ व्हाट इज डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, लाइक कोई भी अगर हम कुछ फ्यूचर पेमेंट करते हैं, लाइक अब भी बहुत लोग होते हैं या बहुत बिजनेस में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग फ्यूचर में कुछ पेमेंट करते हैं, लाइक कुछ अभी पेमेंट कर दी, कुछ बाद में दे दी, कुछ 1-2 दिन में दे दी, एंड सो ऑन। सो डेफर्ड पेमेंट एक तरह से हमारी फ्यूचर पेमेंट ही होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कंपनी में किसी को हायर किया, लाइक 5,000 रुपीज़ पे, 5,000 पर मंथ। अब मैं उसको 5,000 पर मंथ एक मंथ के एंडिंग में, जब वो मेरा पूरा मंथ काम करेगा, तो मैं उसको वो 5,000 रुपीज़ जो है मंथ के एंड पे उसको मैं दे दूँगी, उसकी जो सैलरी या जो भी बनती है। बट अब उसमें क्या होगा, बार्टर एक्सचेंज में अब हम क्या करेंगे, हम उसको क्या कुछ टेबल्स चेयर के उसमें हम कुछ उसको प्रोवाइड कर पाएंगे? नहीं। कुछ वीट ग्रेन इन टर्म्स में हमें उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो वो जो है पैसे के मुकाबले उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता था। सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आ गई लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नाम की एक लिमिटेशन आ गई, एक प्रॉब्लम अराइज हो गई बार्टर सिस्टम में। या फिर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी हमने कुछ काम ले लिया और हम उसको बाद में उस तरीके से पे नहीं कर पा रहे हैं, उसके मुकाबले जितना उसने हमें वर्क करके दिया, हम उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पे नहीं कर पा रहे, रीपे नहीं कर पा रहे हैं। हमने कुछ पहले चीज़ ले लिया, हम उसको अब रीपे नहीं कर पा रहे हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, या जब भी उसका ड्यू पीरियड ख़त्म हो गया था हम उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बार्टर एक्सचेंज में अराइज़ हो जाती है। अगर अब हम मनी की टर्म्स में बात करें, सो नॉर्मली अगर मैं कुछ वर्कर को हायर कर रही हूँ, सो मैं उसको अगर 5,000 रुपीज़ पे हायर कर रही हूँ, सो मैं उसको एट द एंड ऑफ द मंथ मैं उसको 5,000 रुपीज़ रीपे कर दूँगी उसके। या मैं किसी से अगर कुछ उधार टाइप ले रही हूँ, सो अगर मैं 100 रुपीज़ का ले रही हूँ, 10,000 का ले रही हूँ, सो मैं एट द एंड ऑफ द मंथ मैं उसको वही चीज़ रीपे कर दूँगी। सो ये यहाँ पे अराइज़ हो गई थी एक लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की। नेक्स्ट, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ व्हाट डज दिस मीन, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब सपोज अब हमारे पास नॉर्मली मनी है, अब हम इसको कितने भी टाइम के लिए हम संभाल के रख लेते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में, बहुत सारे हम इसको हम स्टोर इजीली मतलब कि कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि हम इसको इजीली स्टोर कर लेते हैं। बट अब अगर हम बार्टर सिस्टम में देखें, बार्टर सिस्टम में क्या हो रहा था, गुड्स की हम बात कर रहे थे, कमोडिटीज़ की बात कर रहे थे। अब सपोज़ वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स हैं, अब इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कब तक इसको संभाल के रखोगे? 1 साल तक तो संभाल के, पहले तो वेयर हाउसेज भी बहुत ज़्यादा रेयर होते थे, स्टोरेज करने की जगह भी नहीं होती थी, स्टोर करने की जगह भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। पैसा तो इतना स्पेस नहीं लेता है, एक नोट कितना स्पेस ले लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा। सो अब जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वीट, राइस, वेजिटेबल्स वगैरह हो जाती हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, टाइम लेते हैं इनको संभालने के लिए, एफर्ट्स चाहिए, टाइम चाहिए। दूसरा, इनकी क्वालिटी जो है दिन पर दिन बेकार होती जाती है, ख़राब होती जाती है। सो ऑब्वियस सी बात है, वो एट द एंड ऑफ द टाइम वो ख़राब होगी ही होगी। सो इसको हम इसमें अब स्टोर नहीं कर पाते थे, इन चीज़ों को, इनकी वैल्यू को हम स्टोर नहीं कर पाते थे। सो इसीलिए बार्टर सिस्टम में एक ये भी लिमिटेशंस हमारे पास आ गई। एक था हमारे पास क्या लिमिटेशन थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जो सामने वाले को चाहिए वही हमें चाहिए होता था, और जो हमें चाहिए हो वो सामने वाले को चाहिए हो। सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था टू फाइंड दैट पर्सन की जो हमें भी चाहिए और जिसको सामने वाली चीज़ हमें चाहिए और हमें भी वो सामने वाली चीज़ चाहिए। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, हम लोग क्वांटिटी वाइज इसको मेजर नहीं कर पाते थे। फ्यूचर पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर भी नहीं कर पाते थे। सो ये जो थी सारी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ थी बार्टर सिस्टम में, जिनकी वजह से हमारा बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया गया और मनी को हमारा इंट्रोड्यूस किया गया। सो लेट्स स्टार्ट विद द मनी। अब उसको देखा है हमने, तो अभी हमने लिमिटेशंस देखी हैं बार्टर एक्सचेंज की। सो एक बार ये डेफिनेशन देख लेते हैं। अब वो चीज़ें जहाँ पे सेटिस्फाई ना हो, वही हम लोग मनी को एज अ मनी एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कि हम
जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो, उसमें मेजर ऑफ वैल्यू हो, उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू हो, डेफर्ड पेमेंट की तरह हम उसे यूज़ कर पाए, वो चीज़ हम मनी को फिर लेके आएंगे। अगर उस मनी में भी वही सारी प्रॉब्लम्स अगर हम फेस करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था मनी को इंट्रोड्यूस करने का। सो डेफिनेशन यहीं से बन जाती है, वही लिमिटेशन से हमारी एक डेफिनेशन बनी थी। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुई थी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि उसको मनी को दे के हम कुछ भी चीज़ ले सकते थे। अब हमें कोई डबल कोइंसिडेंस और वांट का प्रॉब्लम नहीं फेस करना था यहाँ पे। अब हम मनी दे के अपनी मनपसंद चीज़ ले सकते थे, हमें कोई डबल कोइंसिडेंस और वांट्स की प्रॉब्लम नहीं थी कि सामने वाले पर्सन को वही चीज़ चाहिए हो और हमें भी वही चीज़ चाहिए। तो अब यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेक्स्ट, मेजर ऑफ वैल्यू, हम उसको मेजर कर पाए, हाँ कितनी ये चीज़ कितने रुपए की है, क्या वैल्यू है उसकी, मेजर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम उसे स्टोर कर पाएँ और पैसे को स्टोर कर पाते हैं। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और यही चीज़ें अब जो हैं सारे फंक्शंस बन जाती हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारा मनी का आ जाएगा कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मेजर ऑफ वैल्यू हो। थर्ड आप डेफिनेशन से देख सकते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू हो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो, और फोर्थ है स्टोर ऑफ वैल्यू हो। सो यहाँ पे ये हमारे मनी के डेफिनेशन और कुछ फंक्शन थे जो कि डेफिनेशन से ही हमने लिए थे। वही जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, जो चीज़ हमें वहाँ पे प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी फेस कर रहे थे जब हम बार्टर सिस्टम में, वही अब हमारे यहाँ पे फंक्शंस बन गए थे, वही हमने यहाँ पे एज अ मनी को एक्सेप्ट कर लिया था। So let's move to our next video, money supply. Now what is money supply? मनी सप्लाई क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं मनी सप्लाई का, फिर इसके फीचर्स पे जाएंगे। फीचर्स जो है मीनिंग में से ही आए हुए हैं, पहले हम इसका मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं। मनी सप्लाई होता क्या है? मनी सप्लाई रेफर्स टू अ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। अब इसका मतलब ध्यान से समझना मैं क्या कह रही हूँ। जो मनी सप्लाई है वो एक टोटल वॉल्यूम है मनी का, जितनी भी टोटल वॉल्यूम है मनी का, जितनी भी टोटल मनी है हेल्ड बाय द पब्लिक, जो कि पब्लिक से आती है। पब्लिक जो है यहाँ पर मनी यूजिंग सेक्टर की तरह उसको यूज़ किया गया, मतलब पब्लिक जो है यहाँ पे पब्लिक वर्ड सिग्निफाई कर रहा है मनी यूजिंग सेक्टर को। जैसे कि इंडिविजुअल मनी को यूज़ करता है, बिजनेस फर्म्स यूज़ करते हैं, फिर दोबारा से वो लोग जनरेट करते हैं वही इनकम को। सो यहाँ पे हम पब्लिक वर्ड जो है मनी यूजिंग सेक्टर के लिए, मनी क्रिएशन सेक्टर के लिए, मनी कौन क्रिएट करता है? गवर्नमेंट वगैरह, बैंक्स वगैरह क्रिएट करते हैं। सो ये पब्लिक वर्ड उनके लिए नहीं है। पब्लिक वर्ड हम नॉर्मल पब्लिक के लिए ही है, लाइक मैं आप लोग हो गए, हम लोग जो इंडिविजुअल्स जो हैं हम इनको यूज़ कर रहे हैं, कोई बिजनेस फर्म्स है जो मनी को यूज़ कर रही है। सो मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, फॉर एग्जांपल लाइक एट द एंड ऑफ द मंथ कितना हमारा मनी सप्लाई हुआ, या फिर लाइक 31 मार्च को कितने। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं इन एन इकनॉमी, जो भी हमारी पूरी इकनॉमी में काम चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अब ये दो चीज़ें ही देखने वाली है जो कि फीचर्स बन जाती हैं कि इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली और इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट इसीलिए, पहले मैं आपको वही बता देती हूँ कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ द, लाइक एक फ्लो कंसेप्ट होता है और एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। फ्लो कंसेप्ट क्या होता है कि मतलब कि मेरी जो है जनवरी मंथ में कितनी प्रोडक्शन हुई, सो पूरा जनवरी मंथ की वो प्रोडक्शन की बात कर रहा है, फ्लो में वो चल रहा है, पूरा प्रोडक्शन की बात कर रहा है जनवरी पूरे मंथ की। अब अगर मैं एक एट द एंड ऑफ द मंथ की बात करूँ कि हाँ 31 जनवरी तक कितना हमारा प्रोडक्शन हो गया, सो वो हमारा एक स्टॉक कंसेप्ट हो जाएगा। सो जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब भी हम कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट होता है। और जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब वो चलता ही रहता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, वो हमारा फ्लो कंसेप्ट होता है। और मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली का तो हमने देख ही लिया कि जो भी हमारे मनी जो है पब्लिक जो है क्रिएट करती है, मनी पब्लिक जो है मनी यूज़ करती है, इंडिविजुअल्स हमारी जो मनी यूज़ करते हैं, ये उसकी बात कर रहा है। जो भी हम इंडिविजुअल्स, जो भी हम फर्म्स जो है मनी की डिमांड करते हैं, वो हमारा मनी सप्लाई कहलाता है। सो
मनी सप्लाई जो है रेफर्स टू दी स्टॉक ऑफ मनी। अब स्टॉक कंसेप्ट है तो ये तो स्टॉक ऑफ मनी ही है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। हेल्ड बाय द पब्लिक और दोज हु डिमांड मनी। अब किसके थ्रू वो मनी निकल के, मनी सप्लाई किसके थ्रू हो रही है, पब्लिक के थ्रू, या फिर जो लोग डिमांड करते हैं मनी को। सो ये चीज़ हमारी मनी सप्लाई हो जाती है। आई होप सो आपको मनी सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इसमें हम लोग एक और पॉइंट है कि इसमें हम लोग जो है मनी क्रिएटर जो है, मनी जो क्रिएट कर रहे हैं सेक्टर्स को, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सप्लाई ऑफ मनी है या मनी सप्लाई, ये लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, स्टॉक ऑफ मनी। अब यहाँ पे क्या था, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। सो हम लोग इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है मनी क्रिएटर है, सो हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। जो भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हमारा मनी स्टॉक क्रिएट होता है, हेल्ड होता है, हम उसको भी उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो लोग जो हैं सप्लायर्स होते हैं मनी के, वो लोग जो हैं प्रोड्यूसर होते हैं मनी के। सो हम इसलिए उनको इंक्लूड नहीं करते। हम लोग उनको करते हैं जो लोग मनी को डिमांड करते हैं। इसमें प्रोड्यूसर या सप्लायर्स को नहीं लेते हैं हम लोग। जो मनी को डिमांड कर रहे हैं, इंडिविजुअल है, नॉर्मल पब्लिक है, बिजनेस फर्म्स हैं, हम यहाँ पे उनको इंक्लूड करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है? सो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, अब 1967 टू 68 तक जो था, ये जो ईयर था, इस ईयर तक जो आरबीआई था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, वो लोग यूज़ करते थे नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मतलब वो लोग जो थे सिंगल मेजर ऑफ मनी सप्लाई यूज़ करते थे। सिंगल मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या आता था, ये जो था सम था किस का, करेंसी का, डिमांड डिपॉजिट का। और दोनों ही करेंसी और डिमांड डिपॉजिट किसके थ्रू हेल्ड होते थे, पब्लिक के थ्रू हेल्ड होते थे। 1967 टू 68 तक हमारे पास यही चलता था। एक छोटा सा नैरो मेजर था हमारा मनी सप्लाई का, जो कि इंक्लूड करता था करेंसी को, जो कि हेल्ड बाय द पब्लिक, और एक डीडी डिमांड डिपॉजिट, वो भी हेल्ड बाय द पब्लिक। बस ये दो चीज़ों का जो सम था वो हमारा एक मनी सप्लाई था, मेजर ऑफ मनी सप्लाई था, जो कि हमारी आरबीआई तब तक यूज़ करती थी। बट उसके बाद 1967 टू 68, अब जब 1977 से अब इंडिया में जो है डिफरेंट मेजर्स आ गए हैं मनी सप्लाई के। 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स जो थे, 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स लेके आई हमारी इंडिया आरबीआई जो थी। इसके बाद कौन कौन से थे वो, M1, M2, M3 और M4। अब देखते हैं कि M1, M2, M3, M4 इंक्लूड क्या करते हैं अपने बीच में। M1 जो था, सबसे पहले M1 इंक्लूड्स करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। करेंसी हम जो नॉर्मल पेपर नोट्स वगैरह यूज़ करते हैं वही है, और कॉइन्स जो हम कॉइन्स यूज़ करते हैं वही है, नॉर्मल कॉइन्स और करेंसी की बात की है। डीडी डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या है। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ये नॉर्मल करेंसी जो पेपर नोट्स हम लोग यूज़ करते हैं वही है, और कॉइन्स जो हम नॉर्मल कॉइन्स यूज़ करते हैं अब भी ये वही है। सो ये तो नॉर्मल था करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक में। एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी, करेंसी मनी को हम फाइट मनी भी बोलते हैं। फाइट मनी वही होता है कि मतलब कि जो भी किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर आए हुए कि हाँ ये चीज़ मनी के साथ मनी की तरह एक्ट होगी, सो वो हमारी फाइट मनी होती है। ठीक है, सो मतलब कि अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल द डेट। तो ये जो है एक ऐसा ऑर्डर या लॉ के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर जो है एक्ट करने की मंजूरी मिल जाती है इसको मनी की तरह, तो वो फाइट मनी होती है। ठीक है, इसको हम लोग लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं, क्योंकि इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट फॉर दी डेट्स वगैरह। सो इसको एक लीगली हाँ मिली होती है कि हाँ पेमेंट्स वगैरह करने के लिए हम लोग इनको यूज़ कर लेते हैं। इनके ये दो नाम है, फाइट मनी और लीगल टेंडर मनी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका कंपोनेंट था M1 का ही, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है? डिमांड डिपॉजिट क्या होता था? डिमांड डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जब जो भी, जैसा एक चेक की तरह होता है कि जब भी हम बैंक जाते हैं, जो भी अकाउंट होल्डर बैंक जाता है, तो वो उसी टाइम ही उसको एक चेक जो है वो इन कैश हो जाता है।
ठीक है, वो चेक के थ्रू इन कैश हो जाता है डिमांड डिपॉजिट। सो ये एक डिमांड डिपॉजिट्स होता है ऐसा। और उसके बाद था नेक्स्ट था अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब इसमें क्या होगा, सो दिस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, जो कि फॉरेन बैंक्स के बिहाफ पे या कुछ गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वर्ल्ड बैंक के बिहाफ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बिहाफ पे, इन सब के बिहाफ पे जो वो लोग डिपॉजिट करवाते हैं वो हमारा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई आ जाता है। सो M1 जो था हमारा ये सारी 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता था, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, और था अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आई होप आपको ये M1 वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। M2 में देखते हैं M2 क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, M2 के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। M2 इंक्लूड करते हैं M1, मतलब कि M1 के तीनों कंपोनेंट्स को, प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब एक इसके अंदर एक नया कंपोनेंट है, अब जो है ये जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है थोड़ा सा M1 से, मतलब M1 से थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट आ जाता है M2, क्योंकि M2 जो है अब M1 के सारे कंपोनेंट ले रहा है और एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ले रहा है अपने अंदर। सो M2 जो है थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट है एज़ कम्पेयर टू M1। अब इसमें जो है एक सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ये जो है विड्रॉ नहीं कर सकते हम इसको बाय चेक। अब आप लोग सोचोगे कि इसको इसी में क्यों नहीं, M1 में क्यों नहीं इंक्लूड कर दिया, उसका रीज़न बस एक यही है क्योंकि हम ये जो सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स वाला, हम इसको जो है चेक के थ्रू विड्रॉ नहीं करवा सकते हैं। सो इसलिए हमने इसको डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड नहीं किया हुआ था। सो इसी वजह से M2 का एक नया वर्जन निकल के आया था। M2 भी इसीलिए ही इसके अंदर आया था कि सेविंग डिपॉजिट जो था, सेविंग डिपॉजिट वाला जो कंपोनेंट था वो एक डिफरेंट कंपोनेंट था, इसीलिए वो हमने M2 के अंदर इंक्लूड किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है M3। M3 जो है अब और ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है M1 से। अब वो कैसे, क्योंकि इसमें एक और न्यू कंपोनेंट इंक्लूड हो रहा है M1 प्लस M1 के तीनों कंपोनेंट हैं, M1 ही है, M2 नहीं है, M1 के ही तीनों वो कंपोनेंट हैं। और साथ में एक एडिशनल कंपोनेंट इंक्लूड हुआ है, कौन सा, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। कौन सा है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। इस M3 का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं AMR, मतलब कि एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज। M3 का एक और नाम है एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन M4। अब M4 क्या था, M4 जो है M3 का कंपोनेंट, M3 के सारे कंपोनेंट, मतलब कि M1 तो है ही है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सो M4 में ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। अब जो टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में था, इसमें हम लोग NSC जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वहाँ उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर है लिक्विडिटी के। अब किस तरीके से, सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब समझ लेते हैं। लिक्विडिटी का अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो लिक्विडिटी स्टैंड्स फॉर कि हम कितनी जल्दी, हाउ क्विकली यू कैन गेट योर हैंड्स इन कैश, मतलब कि तुम किसी चीज़ को, इनमें से सबसे ज़्यादा जल्दी तुम लोग कितनी जल्दी उस चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, हाउ क्विकली यू कैन गेट योर कैश इन हैंड। तो तुम लोग जितने जल्दी उस चीज़ को, कैश को अपने कैश में या तो कन्वर्ट कर लोगे, कैश में चेंज कर लोगे, सो वो चीज़ तुम्हारी सबसे ज़्यादा लिक्विड होगी। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाला जो है, लिक्विड जो है वो सबसे ज़्यादा M1 है, देन M2 है, देन M3 है और देन M4 है। सो मोस्ट लिक्विड जो है वो M1 है और सबसे लीस्ट लिक्विड जो है वो M4 है। इसके अलावा जो M1 और M2 है वो जनरली नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट की तरह जाना जाता है, और M3 एंड M4 आर नोन एज ब्रॉड मनी सप्लाई कंसेप्ट। सो इतना क्लियर है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। M1 के कंसेप्ट्स हैं कि सबसे पहला ये जो था फर्स्ट और बेसिक मेजर था मनी सप्लाई का। सेकंड, इसको हम लोग ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके सारे ही मोस्टली कैश इन हैंड्स वाले थे, तो हम उससे जो है डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसीलिए उसको ट्रांजैक्शन मनी भी कहा गया है। सबसे ज़्यादा लिक्विड मेजर है मनी सप्लाई का, वही मैंने बताया कि मोस्ट लिक्विड है वो M1 और सबसे ज़्यादा लीस्ट लिक्विड जो है M4 है।
और M1 क्या इंक्लूड करता है, वही अभी हमने देखा था, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। नाउ हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी H होता है, इसको हम एक H भी बोलते हैं। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी H इज़ द मनी प्रोड्यूस्ड बाय द RBI और द गवर्नमेंट। जो भी मनी जो है प्रोड्यूस करती है RBI, और तो सारी मनी ही RBI के थ्रू मनी क्रिएट वो करती है, प्रोड्यूसर होती है। सो जो भी RBI या गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूस करती है मनी को, वो हाई पावर्ड मनी होती है। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो भी करेंसी हम पब्लिक के थ्रू जाती है, हम जो भी सब डिमांड करते हैं वो, और कैश रिजर्व विद बैंक, जो भी बैंक के साथ जो उनका कैश रिजर्व होता है, जो भी जितने परसेंट पे होता है या जो भी उनके पास रिजर्व रखा होता है, कैश रिजर्व रखा होता है, वो हमारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आज हमने मनी के बारे में पढ़ा था कि मनी क्या होती है, किस तरीके से मनी वर्क करता है, मनी सप्लाई के बारे में किया था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंकिंग सेक्टर को कवर करेंगे कि किस तरीके से बैंकिंग वर्क करती है, बैंकिंग सेक्टर। सो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।